इस केस में हम जानेंगे कैसे एक औरत अपनी बेटी को स्कूल से छुट्टी टाइम लेने गई लेकिन वो वापस ही ना आई। उसकी बेटी तो आ गई लेकिन वो कभी भी ना आई। तो नाजरीन, वो औरत किधर चली गई और उसके साथ क्या हुआ, चले जाके जानने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, मैं बात कर रहा हूँ कविता रैना केस के बारे में। मध्य प्रदेश के अंदरानी शहर में एक रोड होता है जिसका नाम होता है मित्र नगर। यहाँ पे एक फैमिली रहती है नाजरीन, राज फैमिली होती है। इसमें शोहर का नाम होता है संजय राज और उसकी बीवी का नाम होता है कविता रैना। नाजरीन, दिन होता है 24 अगस्त 2015 का। नाजरीन, इसने अपनी बेटी को स्कूल से वसूल करना था और घर लेके आना था। इसकी आदत ये थी कि ये जब भी कहीं पे करीब जाती थी तो अपना मोबाइल घर ही छोड़ जाती थी। अगर कहीं दूर जाती थी तो मोबाइल साथ लेके जाती थी। चूंकि ये हर रोज ही जाती है अपनी बेटी को स्कूल लेने और स्कूल ज्यादा दूर भी नहीं, 1.5-2 किलोमीटर के फासले के ऊपर है, इसलिए ये अपनी स्कूटी निकालती है और मोबाइल घर ही छोड़ जाती है और अपनी बेटी को लेने चली जाती है। लेकिन रास्ते में जाके इसे याद आता है कि मैंने वो साड़ी सिलवाने के लिए एक बुटीक के ऊपर दी थी, तो मैं पहले वो साड़ी ले लेती हूँ फिर अपनी बेटी को रिसीव करने चली जाऊंगी। तो ये जो कविता होती है ये साड़ी लेने के लिए उस बुटीक के ऊपर चली जाती है। नाजरीन, दूसरी तरफ बच्चों को छुट्टी हो जाती है। छुट्टी होने के बाद इसकी एक हमसाई होती है जिसका नाम होता है जिया। वो अपनी बेटी को लेने आई होती है। वो क्या देखती है कि कविता की बेटी भी यहाँ पे खड़ी है। वो कविता की बेटी को भी अपने साथ लेती है और घर में लेके आ जाती है। घर लाने के बाद वो कविता को उसके घर छोड़ती। नाजरीन, इस कविता की सास जो थी वो भी इस घर में थी और 2 बच्चे थे कविता के, वो भी इसी घर में थे। एक बेटा था वो अलग स्कूल में पढ़ता था, वो बड़ा था वो खुद वापस आ जाता था, लेकिन बेटी छोटी थी इसको लेके आना पड़ता था। क्यों नाजरीन ग्रामी, अब इस लड़की की जो दादी होती है वो पूछती है कि कविता किधर है, वो तो इसको लेने गई थी स्कूल। तो जो जिया होती है हमसाई, वो बताती है कि मैंने तो कविता को वहां पे कहीं पे भी नहीं देखा, इसलिए आपकी बच्ची अकेली खड़ी थी, मैं इसको अपने साथ ले आई। वो कहती वो तो तुमने ठीक किया। वो अपने बेटे संजय को फोन करती है। संजय रैना घर आता है। नाजरीन, वो हर रोज दोपहर को घर आया करता था पहले भी। तो अब जब उसकी माँ बताती है कि तुम्हारी बीवी कविता इस लड़की को लेने गई थी लेकिन वापस ही नहीं आई, तो वो भी परेशान हो जाता है। वो अपनी बीवी के नंबर के ऊपर कॉल करता है तो पता चलता है उसका मोबाइल तो घर ही पड़ा है। लिहाजा वो बाहर निकलता है, ढूंढना शुरू कर देता है, पूछता है अपने हमसायों से भी पूछता है। इस चीज़ का उसे पता होता है कि जब भी कविता ने कहीं दूर जाना हो तब अपना मोबाइल साथ लेती है, लेकिन अगर दूर ना जाना हो, करीब ही हो, तो वो अपना मोबाइल साथ लेके नहीं जाती। इस चीज़ के ऊपर वो लोगों से पूछ रहा होता है कि वो मोबाइल तो साथ लेके नहीं गई, लिहाजा वो करीब ही गई होगी। तो नाजरीन, उसका कोई भी सबूत नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिल रहा होता। नाजरीन, ऐसे करते करते शाम हो जाती है। शाम को वो थाने में जाता है और FIR जाके दर्ज करवा देता है कि ऐसे मेरी बीवी अपनी बेटी को लेने गई थी स्कूल से लेकर वापस आई नहीं। पुलिस वाले पहले तो इस केस को सीरियस नहीं लेते। शाम को उनको तला मिलती है कि एक पुल के नीचे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है जो कि जली हालत में है। पुलिस वाले उसे उठाते हैं और MY हॉस्पिटल में लेके आ जाते हैं। MY हॉस्पिटल लाने के बाद वो संजय रैना को कॉल करते हैं कि भाई आप एक दफ़ा हॉस्पिटल आओ, यहाँ पे हमें एक डेड बॉडी मिली। वो जाता है हॉस्पिटल, देखता है उस लड़की के बाजू के ऊपर एक टैटू बना होता है। अभी जो कविता थी उसके बाजू के ऊपर भी एक टैटू बना हुआ था, लेकिन उसकी डेड बॉडी तो सारी जली हुई थी, वो जो डेड बॉडी पड़ी हुई थी उधर। तो वो हाथ को देखता है गौर से, देखने के बाद पहचान कर लेता है कि हाँ ये मेरी बीवी कविता ही है। वहाँ से रोना धोना शुरू हो जाता है। पुलिस वाले कहते हैं कि रात इसे यहाँ पे रहने दो, हमने इसके कागजात तैयार करने, फोर्सिंग रिपोर्ट बनवानी है, सुबह तुम लोगों के हवाले कर दी जाएगी। वो कहते हैं जी ठीक है। अब जब दिन चढ़ता है तो दिन के टाइम दोबारा सारे रिश्तेदार हॉस्पिटल आते हैं। ये संजय भी आता है, संजय की माँ भी आता है। तो गौर से उस डेड बॉडी के देखते हैं और उस टैटू को भी देखते हैं। तो उनमें चहमगोइयाँ होनी शुरू हो जाती है कि ये कविता तो नहीं है। अब जो उसका शोहर होता है उसको भी कुछ खटकता है, लिहाजा वो जाके उसका टैटू जो बना होता है उसे गौर से देखता है तो वो कुछ और तरह का टैटू बना होता है। वो पुलिस वालों को कहता है कि ये तो मेरी बीवी नहीं, मेरी बीवी का जो टैटू बना हुआ था उसके ऊपर ओम राम लिखा हुआ था, लेकिन इसके तो कुछ और ही लिखा हुआ है। तो उनकी जान में जान आती है कि चलो हमारी कविता तो जिंदा हो गई, ये जिनकी भी बेटी है वो तो एक अलग बात है। लेकिन नाजरीन ग्रामी, इस घड़ी को गुजरते हुए अभी 2 दिन हुए थे कि तीसरे दिन पुलिस वालों को एक फोन आता है कि एक गंदे नाले में 2 बड़े बड़े तोड़े तैर रहे हैं जिनके अंदर कुछ चीज भरी हुई है और गंदी स्मेल भी आ रही है। पुलिस वाले अपने साथ रेस्क्यू की टीमें लेते हैं और गंदे नाले से वो तोड़े निकालते हैं। वहां से 2 तोड़े होते हैं जिनमें 6 पीस किए होते हैं एक डेड बॉडी के, और ये डेड बॉडी एक औरत की होती है। पुलिस वाले उसको लेकर फिर MY हॉस्पिटल में चले जाते हैं। दोबारा फिर संजय को फोन करते हैं कि आओ भाई इस डेड बॉडी की पहचान करो। ये अपने रिश्तेदारों के साथ आता है। अब की बार ये देखता है, उस टैटू को गौर से देखता है, उसका चेहरा भी ज़्यादा डिकम्पोज नहीं हुआ होता, उसे भी देखता है, रिश्तेदार भी देखते हैं और सारे पहचान जाते हैं कि हाँ ये कविता ही है। उनके घर फिर रोना धोना शुरू हो जाता है। पुलिस वाले जो होते हैं रात कविता की डेड बॉडी को अपने पास रखते हैं, सारे सैंपल वगैरह लेते हैं, सुबह उनके हवाले कर देते हैं, वो अंतिम संस्कार करते हैं। यहाँ पे नाजरीन ग्रामी, कविता मिलने से पहले उसके शोहर ने फ्लैक्सें वगैरह छपवा ली थी और छपवा के पूरे अंदरून शहर में भेज दिए थे ताकि
कोई भी अगर बंदा कविता के बारे में जानता है या देखी हो तो हमें लाजमी बताए। तो नाजरीन, इस वजह से ये केस तो काफ़ी हाईलाइट हो चुका था। अब जब अवाम को पता चलता है कि कविता के 6 हिस्से किसी ने कर दिए तो अवाम जो है धरने देने शुरू कर देती, एहतजाज करना शुरू कर देती, शोर मच जाता है। यूँ नाजरीन ग्रामी, पुलिस वालों को अब की बार काम करना पड़ता है। पुलिस वाला का जो DIG होता है वो 5 टीमें बना देता है, जिसमें कांस्टेबल से लेके DIG तक सारे बंदे होते हैं और 80 बंदों की 5 टीमें बनती। नाजरीन, वो पूरे शहर को खंगालना शुरू कर देती। एक टीम का काम होता है कैमरे चेक करना, एक टीम का काम होता है ये जितनी भी बाकी टीमें सबूत इकट्ठे करेंगी उनका एग्जामिनेशन करना कि वो सही है या गलत है। एक टीम होगी जो फॉरेंसिक की, DNA की और दूसरी रिपोर्ट लेगा पोस्टमार्टम की। ऐसे सारी टीमों ने अपना अपना काम बांट लिया। अब ढूंढना शुरू कर देते हैं। कैमरे वाले जो होते हैं वो कैमरों में देखना शुरू कर देते हैं कविता अपने घर से निकली किधर गई, और दूसरा जो होता है फॉरेंसिक के टीम वाले वो भी अपना काम कर रहे होते हैं। ऐसे सारे काम कर रहे होते हैं। तो पुलिस वाले जो होते हैं वो सारा कुछ उसके शोहर से तसल्ली से पूछते हैं। अब की बार वो कहता है कि उसने यहाँ पे करीब ही एक बुटीक है, वहाँ पे उसने अपनी साड़ी दी हुई थी सिलाई करने। वो अम्मी को बता के गई कि वो साड़ी लेके आगे जाएगी, उसके बाद वो नहीं गई। पुलिस वाले उसका जनाब साड़ी वाली दुकान के ऊपर पहुंच जाते हैं, महेश, जिसकी ये साड़ी वाली दुकान होती है और साथ बुटीक की भी दुकान होती है। नाजरीन, जो उसकी बुटीक की दुकान होती है वो उसकी बीवी होती है मेनिका, वो चला रही होती है, और ये जो मुकेश था ये साड़ी की दुकान चला रहा होता है। नाजरीन, पुलिस वाले उससे जाके पूछगूछ करते हैं, उसकी बीवी से भी करते हैं, दोनों को थाने लेके आ जाते हैं। लेकिन इंटेरोगेशन करने के बाद पता चलता है कि बीवी का तो कोई रोल नहीं है। तो नाजरीन, अब मुकेश का पता करना शुरू कर देते हैं। मुकेश का बैकग्राउंड खंगाला जाता है तो पता चलता है कि इसकी पहले फोटोशॉप की दुकान थी और वीडियो वगैरह एडिट करने की दुकान थी। तो लेकिन इसके ऊपर गंदी मूवी बनाने का इल्ज़ाम आया हुआ था, और दूसरा इसके ऊपर इल्ज़ाम था कि ये लड़कियों को ब्लैकमेल करके जना वगैरह भी करता है। इस वजह से पुलिस वालों को मेन शक फिर उसके ऊपर ही हो जाता है। पुलिस वाले तसल्ली से उससे पूछते हैं, उसकी कॉल हिस्ट्री चेक करते हैं, सारा कुछ चेक करते हैं, लेकिन उनको कुछ भी नज़र नहीं आता। पुलिस वाले उसे छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद पुलिस वाले जो होते हैं वो सोचते हैं कि आखिर हम पकड़ें तो पकड़े किसको, कौन इनका कत्ल कर सकता है। पुलिस वालों का दायरा कार जो होता है घर वालों की तरफ मुड़ जाता है। वो संजय को और उसकी माँ को थाने ले जाते हैं। लाने के बाद 24 घंटे उनको बिठा के उनसे पूछगूछ करते रहते हैं। डेली की यही काम चल रहा होता है। अब जितने भी लोग संजय रैना के साथ थे हमदर्दी के लिए और साथ आ जा रहे थे, सारे लोग पीछे हट जाते हैं कि ये तो कातिल है, इन लोगों ने अपनी बीवी को मार दिया। तो इसलिए सारे रिश्तेदार भी पीछे हट जाते हैं। तो अब जो संजय रैना होता है वो अपने 2 बेटों को और एक बेटी को लेके DIG के पास पेश हो जाता है। पेश होने के बाद कहता है कि सर, ये लोग मुजरम को तो पकड़ते नहीं, एक तो मेरी बीवी मर गई, मुझे पहले उसका सदमा है, हमारा घर टूट गया, ऊपर से ये पुलिस वाले हमें ही टॉर्चर करना शुरू हुए हैं, असल मुजरम की पहचान नहीं करते। इस चीज़ से पुलिस वालों को भी शर्मिंदगी होती है। वो जो केस हाईलाइट हुआ था, लोग शोर कर रहे थे, उनको भी सबको पता चलता है कि संजय रैना जो है ये तो बेकसूर है, पुलिस वाले इसे तंग कर रहे हैं, लिहाजा वो पुलिस वालों की दुर्गत करती है आवाम। तो पुलिस वाले जो होती है अपने इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार चेंज कर लेते हैं। चेंज करने के बाद वो देख रहे होते हैं CCTV कैमरे में, तो एक कैमरे में नज़र आता है कि ये जो कविता है ये साड़ी वाली शॉप की तरफ जाती हुई नज़र आती है, लेकिन आगे नहीं पता चलता। नाजरीन, अब पुलिस वालों को पता चलता है कि ये जो मुकेश है इसकी साड़ी की दुकान के सामने एक बंदे की दुकान है, इलेक्ट्रिशियन है, तो उसके यहाँ CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। पुलिस वाले जाते हैं, उन कैमरों को खंगालना शुरू कर देते हैं। तो वो जो कैमरों का मालिक होता है वो कहता है मुकेश पहले मेरे पास आया था और मुझसे ये CCTV वीडियो मांग रहा था, लिहाजा मैंने नहीं दी। पुलिस वालों को इस वजह से उसके ऊपर शक हो जाता है। पुलिस वाले जो होते हैं 970 बंदों के पास इंटेरोगेशन करते हैं, जिनमें से 100 बंदे उनकी लिस्ट में आते हैं जो कि थोड़ा न थोड़ा जुर्म में शामिल होते हैं। उन 100 में इस मुकेश का भी नाम होता है। पुलिस वाले इसके ऊपर आंख रखते हैं, इसको जाके गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद वो पूछते हैं कि हाँ भाई तूने क्यों उसे मारा। वो कहता है मैंने तो नहीं उसे मारा। तो नाजरीन, पुलिस वाले कहते हैं कि तू CCTV वीडियो क्यों मांग रहा था। वो कहता है कि मैं ऐसे ही चेक कर रहा था कि कविता मेरी शॉप के ऊपर आई थी उस दिन या नहीं आई थी। तो पुलिस वाले जब CCTV कैमरे में देखते हैं तो उनको भी ये नजर आता है कि जो मुकेश होता है ये अपनी शॉप में बार बार आ जा रहा होता है, लेकिन कविता कहीं पे भी नजर नहीं आती। पुलिस वाले जब दोबारा उसको पकड़ते हैं तो फिर छोड़ देते हैं क्योंकि उसका कोई कसूर नजर नहीं आता। लेकिन इस दफा पुलिस वालों ने उसे सोच के छोड़ा था कि आखिर ये बाहर जाके क्या करेगा, उसके ऊपर नजर रखते हैं। उसका मोबाइल नंबर भी नोट किया होता है, उसकी भी इंटेरोगेशन कर रहे होते हैं। तो जब वो छोड़ते हैं मुकेश को तो बाहर निकलते ही ये अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है जिसका नाम होता है D-Com। फ़ोन करके उसके पास चला जाता है। पुलिस वाले तो पहले ही इसकी रैकी कर रहे थे। पुलिस वाले फ़ौरन जाके रेड करते हैं और उसके दोस्त D-Com को भी पकड़ लेते हैं और मुकेश को भी पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद D-Com के फ्लैट के ऊपर ये लोग बैठे होते हैं। वहाँ पे वो क्या देखते हैं कि एक फट्टे के ऊपर खून के कतरे भी गिरे हुए हैं और उनके यहाँ कपड़े भी जलाए गए हैं। तो नाजरीन ग्रामी, यहाँ पे पुलिस वाले उन दोनों को गिरफ्तार करके थाने ले आते हैं। थाने लाने के बाद उनसे अच्छे से पूछ-गूछ होती है। वो मुकेश जो होता है वो तो इनकार ही करता रहता है कि नहीं भाई मैंने कत्ल नहीं किया, ना ही उस दिन वो मेरे पास आई। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं उसे किसी ना किसी तरीके
मनाते हैं या जो भी करते हैं, तो एक स्टोरी सामने आती है कि ये जो कविता थी ये मुकेश के पास गई अपने कपड़े सिलाई करवाने, तो वहाँ पे ये मुकेश को पसंद आ गई, इसलिए इसने अपनी बीवी के साथ जो बुटीक बनाई हुई थी वो बीवी के हवाले करके पास ही एक साड़ियों की शॉप बनाई ताकि कविता अकेली इसके पास आए। यूँ नाजरीन कविता को ये सेट करके उससे मिलना चाहता था लेकिन वो राज़ी नहीं हुई। तो एक दिन वो इसकी शॉप के ऊपर आई जिस दिन वो गायब होती है। शॉप के ऊपर आने के बाद वो कहती मेरी साड़ी दे दो, ये कहता साड़ी तो मेरे फ्लैट पे पड़ी हुई है। तो ये अपने दोस्त डी काम के फ्लैट के ऊपर उसे ले जाता है। लेके जाने के बाद ये उसको साथ जना करना शुरू कर देता है, लेकिन कविता इससे काबू नहीं आ रही होती, जिस वजह से ये उसके पेट में चाकू मारना शुरू कर देता है। नाजरीन ग्रामी उस फ्लैट से चाकू भी मिला था और एक सरिया भी मिला था जिनके ऊपर खून लगा होता है। चाकू मारने के बाद वो मर जाती है, तो ये उसके पीस करता है। पीस करने के बाद ये प्लास्टिक के बैग में डालता है और गंदे नाले में फेंक आता है। तो पुलिस वाले जो होते हैं डी कॉम को तो छोड़ देते हैं उसके दोस्त को, लेकिन मुकेश को नहीं छोड़ते, उनको चलान कर देते हैं। चलान करने के बाद नाजरीन ये वाक़या था सन 2015 का। टाइम गुजरते गुजरते 2016 आ गया। 2016 मार्च के दिन इनका वो ट्रायल का जो ज़मीनियाँ वगैरह थी कोर्ट में पेश करी गई। नाजरीन ट्रायल चलना शुरू हो गया। यूँ 18 मई को 2018 को 3 साल बाद इस केस का फैसला आता है कि देखिए ये जो मुकेश है इसने सीसीटीवी वीडियो जाके मांगी। हो सकता है उसका यही इरादा हो कि मैं देखूं कविता मेरे पास आई या नहीं आई। और दूसरी बात, वो जो फ्लैट था इसके दोस्त का, वहाँ पे ये गया अपने दोस्त को मिलने, तो हो सकता है कि किसी और का खून लगा हो या कुछ और हो, क्योंकि ये तो अपने दोस्त को मिलने गया। पुलिस वाले कहते हैं जी लोकेशन इसकी वहाँ पे थी, लेकिन पुलिस वाले ये भूल गए कि इसकी रहायश भी तो उसी गली में थी। वो जब ये कोर्ट को बातें बताता है उसका वकील कि देखिए रहायश भी उसी गली में, तो अपने घर गया था, लोकेशन एक टावर की सेम ही आनी थी, इसलिए पुलिस वाले झूठे पड़ जाते हैं। तो अदालत जो होती है 3 साल बाद मुकेश को बाइज्जत बरी कर देती है कि इसके खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला और जो मिले हैं वो डायरेक्ट नहीं है, इसलिए ये बेकसूर है। तो फिलहाल पुलिस वालों के पास अभी भी केस पड़ा हुआ है, कोई मेन मुजरम हाथ नहीं लग रहा, ना ही आज तक पता चला कि मेन मुजरम कौन है। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में सब्सक्राइब करें और अल्लाह के निगहबान।